बात करेंगे आज पार्टिकल्स और फोर्सेस के बारे में। व्हाट आर वी मेड ऑफ? ठीक है, वी आर मेड ऑफ पार्टिकल्स एंड फोर्सेस। ठीक है, वी आर मेड ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट with a bang. Let's start with a big bang. So physicists, scientists ये कहते हैं कि हमारी जो यूनिवर्स है ये एक बैंग से स्टार्ट हुई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टोरी ऑफ बिग बैंग। ओके, फिर क्या हुआ? तो हमारा यूनिवर्स बना बिग बैंग के बाद। अब अगर ये यूनिवर्स बना है तो फिर यूनिवर्स किस चीज़ से बना है? ओके, दैट्स द क्वेश्चन। व्हाट इज आवर यूनिवर्स मेड ऑफ? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। बैंग हुआ, उसके बाद यूनिवर्स बन गया, हम भी बन गए बड़े अरसे के बाद। लेकिन ये सब कुछ कैसे बना? दैट्स द बिग, वेरी बिग बिग क्वेश्चन। और साइंस के अंदर एक फील्ड है फिजिक्स के अंदर एक फर्दर एक ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स। वो इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करती है। ठीक है, सो डिफरेंट पीपल डिफरेंट वे से डिफरेंट क्वेश्चन रेज करते हैं और फिर उनको डिफरेंट वे से आंसर्स करते हैं। मैथमेटिशियंस एंड फिजिसिस्ट हैव देयर ओन वे टू अंडरस्टैंड रियलिटी, एवरीथिंग अराउंड अस। तो पार्टिकल फिजिक्स एम्स टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, व्हाट इज आवर यूनिवर्स मेड ऑफ। और इसके अंदर we are made of elementary particles, fundamental tiny particles, and also elementary forces that bind us together, in fact that bind everything together. ठीक है, और जब बैंग हुआ था तो कहते हैं कि उस वक्त भी सब कुछ था, मैटर था, एनर्जी था, जो बिल्कुल ही क्लोज था। उसके बाद बैंग हुआ। ठीक है, so what do we mean when we say a particle or force is elementary or fundamental? तो ये fundamental और elementary particles क्या होते हैं जिससे हम सब बने हैं और यूनिवर्स बने? तो ये हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी किसी चीज़ को जानना हो कि वो किस चीज़ से बनी है तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं किस से बना हूँ तो फिर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे पास आर्म्स हैं, मेरे पास सर है, कैप है, द कंप्लीट बॉडी। तो फिर मुझे अपने हिस्से करने पड़ेंगे और उनको समझना पड़ेगा, पार्ट्स को। और पार्ट्स को जब मैं समझूंगा और उसके बाद फिर मैं उनको इकट्ठा कर लूँगा और फिर उससे मैं अपने आप को डिफाइन करूँगा। इसी तरह आप भी ऐसे ही करेंगे। तो फिजिसिस्ट ऐसे ही करते हैं। वो किसी चीज़ को जब समझने की कोशिश करते हैं तो वो उसको तोड़ते हैं, उसके हिस्सों में, उसके पार्ट्स में उसको तोड़ते हैं हैमर के साथ। ठीक है, तो ग्रीक्स थे, फिलोसोफर्स थे। एक फिलोसोफर था, उसका डेमोक्रेटिक्स उसका नाम था। उसने कहा था कि हम इंडिविजिबल पार्टिकल से बने हैं, जिसे उसने नाम दिया था एटम्स। ठीक है, एटम का मतलब ही है कि समथिंग जो डिविजिबल ना हो, जो फर्दर डिवाइड ना हो सके। अगर हम अपने आप को तोड़ना शुरू करें या किसी भी चीज़ को तोड़ना शुरू करें तो कब तक आप तोड़ सकते हैं? उसके कितने हिस्से कर सकते हैं? एक स्टेज आएगी, एक लिमिट आएगी, उसके बाद आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सो in this particle physics, an elementary particle or fundamental particle is a particle not known to have substructure. अगर आप किसी चीज़ को फर्दर नहीं तोड़ सकते तो इसका मतलब उसके अंदर फर्दर कुछ नहीं है, वही बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्री है। If an elementary particle truly has no substructure, then it is one of the basic building blocks of the universe. ठीक है, क्योंकि वो बेसिक है, क्योंकि आप उससे फर्दर आगे नहीं जा सकते। Which all other particles are made of. And what are the fundamental particles of nature? आप बता सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं एटम्स के अंदर? कोई एक नाम बता दें। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
या न्यूक्लियस तो इसमें अभी एक कुछ ने कहा प्रोटॉन्स, कुछ ने कहा न्यूट्रॉन, कुछ ने कहा इलेक्ट्रॉन। क्या ये सारे फंडामेंटल है? दैट्स द क्वेश्चन। पता चला इनमें से एक ही फंडामेंटल है जो फर्दर नहीं अभी तक डिवाइड हो सकता, और वो है इलेक्ट्रॉन। मैं बताता हूँ कैसे। सो कोई भी चीज़ लें, लेट्स स्टार्ट विद एन एप्पल, और एप्पल को समझने की कोशिश करते हैं, जूम इन करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में। पहले आई थिंक उसके मॉलिक्यूल्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स को भी जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम्स ऑफ एप्पल। तो इसको जब आप जूम इन करेंगे, डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बाद एटम्स पे पहुंचेंगे। एटम के अंदर क्या होगा? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा जो ऐसे घूम रहा होगा मुख्तलिफ वे में, ठीक है। अब कैसे घूम रहा होगा इसको हमने इमेजिन करना, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इमेजिन किया है। कुछ का ख्याल था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है जैसे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सन के अराउंड, ठीक है। ये एक मॉडल था, एक आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू था, बट इट वर्क फॉर सम वे। तो तीन तरह के मेन बड़े पार्टिकल्स पिछली सदी में तकरीबन डिस्कवर हो गए। एक था इलेक्ट्रॉन, आई थिंक जे थॉम्सन था, उसने डिस्कवर किया था। इसी तरह रदरफोर्ड था, और आगे भी एक और भी था। तो उन्होंने ये तीन पार्टिकल्स फाइंड कर लिए एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बड़ा मुश्किल वे में, यह आसान तरीका नहीं था, ठीक। तो उन्होंने कहा अच्छा अब इनको फर्दर डिवाइड करते हैं किसी तरीके से। क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन तो डिवाइड नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी मिस्टीरियस, और इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये सब कुछ चल रहा है। ये बात जो मैं कर रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं ऑनलाइन भी, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, थैंक्स टू इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन भी हो रही है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का भी इम्पोर्टेंट रोल है, और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स ना हो तो न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा तो फिर हम नहीं होंगे ये चीज़ नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, जो हम इस तरह डिवेलप करते हैं मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट अपने हिसाब से, फिलोसोफर्स भी। तो उन्हें कहा जी अच्छा प्रोटॉन एक पार्टिकल है, क्या ये एलिमेंट्री है, बेसिक है, फंडामेंटल है? तो इन्होंने उसको भी डिवाइड करने की कोशिश की, उसके अंदर कुछ ढूंढने की कोशिश की, उसको फर्दर तोड़ने की कोशिश की हैमर से। तो जब हैमर से तोड़ा तो पता चला कि प्रोटॉन्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और उनको नाम दिया गया क्वार्क्स। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फनी नेम। मरे गेलमैन एक साइंटिस्ट था, उसने इसका नाम रखा क्वार्क्स के नाम से। अब ये क्वार्क्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। कुछ अप क्वार्क्स हैं, कुछ डाउन क्वार्क्स हैं। अब ये नाम हम इंसान, ह्यूमंस are giving these names to these particles in our story, और ये एक दूसरे के साथ स्टिक टुगेदर हैं, और कैसे स्टिक टुगेदर हैं? ग्लूऑन से, ग्लूड हैं, ठीक है। और सेम गोज विद न्यूट्रॉन। अब देखें ये तीन पार्टिकल्स हैं, इसमें सबसे लाइटर पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट, क्योंकि वो जूम इन करता है, पूरा उसका क्लाउड सा बन जाता है, आप उसको देख भी नहीं पाते, ठीक है। और उसको फाइंड करना और उसको लोकेट करना, इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट समटाइम्स। बट उसका एक पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जो इस तरह घूम रहा होता है बहुत तेज़ी से न्यूक्लियस के, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक स्टोरी तो आपको स्कूल में बताते हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन ये जो आगे वाली स्टोरी है ना, ये मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि इम्पोर्टेंट है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर क्या हैं, और कौन से और फंडामेंटल पार्टिकल्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल वो होगा जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स बिकॉज दे आर मेड ऑफ क्वार्क्स। ठीक है, क्वार्क से बने हैं। क्वार्क्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, अप क्वार्क्स हैं, डाउन क्वार्क्स हैं। क्या क्वार्क्स को डिवाइड किया जा सकता है? नहीं, अभी तक नहीं। ठीक है, आप ट्राई कर लें, अगर आप इसको डिवाइड कर ले तो फिर ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं रहेगा, आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस पे अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए। ओके, सो पार्टिकल्स मेड ऑफ क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स आर कॉल्ड हैड्रॉन्स। ठीक है, वो पार्टिकल्स जो क्वार्क्स से और उनकी जो बाइंडिंग फोर्सेस है उससे जो बने होते हैं उन्हें हैड्रॉन्स कहते हैं। हैड्रॉन्स मीन क्वाइट हैवी पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज ए लाइट पार्टिकल। ठीक है ना, ये इसका ज़्यादा कोई मास नहीं होता है मास, लेकिन ज़्यादा नहीं होता एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दे आर हैवी पार्टिकल्स इनसाइड न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई वी कॉल देम हैड्रॉन्स। ठीक, ओके, सो लेट्स टॉक इस स्टोरी को आगे बिल्डअप करते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, और इनके अंदर चार्जेस होते हैं। ठीक है, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होता है। ठीक है, अब ये चार्ज क्या होता है, ये इटसेल्फ इज ए वेरी गुड डिफिकल्ट क्वेश्चन कि चार्ज क्या है, होता क्या है। इट हैज समथिंग टू डू विद फील्ड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। We are surrounded by these fields. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमें नज़र नहीं आती, लेकिन इट्स देयर एवरीवेयर। इसी वजह से हम मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर मिलाते हैं और अपने किसी भी दोस्त से जो बहुत दूर बैठा होता है उससे बात कर लेते हैं। किस वजह से? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसको समझ के हम इसके साथ कम्युनिकेशन हम करने में कामयाब हो गए। अगर ये ना होता तो ये हम ना कर सकते। ठीक है, थैंक्स टू इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा चार्ज होता है? एक चार्ज होता है, जैसे हम पॉजिटिव, यू वांट टू से इट पॉजिटिव, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इट डजंट मैटर, लेकिन यह है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम कहते हैं जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, जस्ट एक कंसेंसस के लिए कि हम इस चार्ज को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जो प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब एक और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। ओके, अब एक थ्योरी है कि जो इक्वल चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। इक्वल चार्जेस रिपेल करते हैं। ठीक है, जो इक्वल चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे के करीब नहीं आते, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट्स अ थ्योरी। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं मैग्नेटिक से भी, मैग्नेट से भी। ठीक है, उसके भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ। उसको आप देखिएगा कि कुछ साइड पे वो एक दूसरे के करीब होंगे, लेकिन बाकी जगहों पे वो जब आप उनको करीब लाने की कोशिश करेंगे मैग्नेट्स को, तो वो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, वो रिपेल करेंगे। ठीक है, एंड दीज फोर्सेस आर एवरीवेयर। हमारी जो अर्थ है इट्स ऑल्सो लाइक ए मैग्नेट। दीज मैग्नेट्स आर एवरीवेयर एंड दीज चार्जेस आर एवरीवेयर। ओके, सो लिटिल बिट मैथ, थोड़ा बहुत मैथ्स भी है बिकॉज आई एम ऑल्सो मैथ्स टीचर। सो अब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है? अभी पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल, मैंने जीरो चार्ज, नो चार्ज। तो लेट्स डू स्मॉल मैथ्स। तो प्रोटॉन्स किससे बना है? क्वार्क्स से। कितने क्वार्क्स हैं? 3। ठीक है, प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क्स हैं, एक डाउन क्वार्क्स है। अब क्वार्क्स के ऊपर भी क्या चार्ज हैं? यस, वो भी चार्ज है। अब उसका चार्ज हम कैसे फाइंड करेंगे? जो बेसिक चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का है, उसके रिलेटिव चार्ज मेजर किया जाता है। ठीक, तो जो अप क्वार्क है उसका जो चार्ज है उसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं 2/3 ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज। 2/3
इसी तरह दूसरा जो आप क्वार्क होगा उसका चार्ज भी 2/3 होगा, और जो डाउन क्वार्क होगा उसको हम -1/3 करेंगे। ठीक है, दीज आर मैथमेटिकल ट्रिक्स टू मेक थिंग्स सिंपल। ठीक है, अब इन सबको ऐड करें, तीनों को, इन तीनों नंबर्स को ऐड करें, 2/3 + 2/3 और -1/3। अगर हम इन सबको ऐड करें तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, यू कैन डू इट इजीली, जस्ट सिंपल बेसिक स्कूल लेवल मैथ्स। नो, 2/3 + 2/3, this will be 4/3 -1/3. 3/3 means 1. 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, सो 3/3 means 1. तो प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होगा वो 1 चार्ज होगा। ठीक है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन के ऊपर +1 चार्ज है। सो लेट्स डू सिंपल मैथ्स विद न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के जो क्वार्क्स हैं उसके एक क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है वो 2/3 है। अब क्वार्क के ऊपर जो डाउन क्वार्क है उसके ऊपर चार्ज है -1/3, और इसी तरह जो दूसरा डाउन क्वार्क है उसके ऊपर भी चार्ज। नाउ ऐड देम ऑल टुगेदर। सो इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0 चार्ज। ठीक है, नाउ दीज आर द थिंग्स विच वी आर डूइंग। ये मैथमेटिक्स को रियलिटी के ऊपर हम इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल मैथ्स को, जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, बिकॉज अदरवाइज रियलिटी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स। चीज़ों को आसान करने के लिए फिर हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज हमने बनाई है टू मेक थिंग्स ईजी एंड सिंपल। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन मैं एंड पे लूंगा। अब जो अभी तक फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने फाइंड किए हैं, जो मेन बड़े पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के अंदर हम प्रोटॉन्स को फर्दर डिवाइड कर लिया, उसके अंदर क्वार्क्स मिल गए, अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स, उनके अपने चार्जेस हैं। तो अभी तक फिर कितने पार्टिकल्स हमने फाइंड कर लिए हैं एलिमेंट्री? वो 3 तो ये हो गए, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स और मे बी ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स का थोड़ा सा इट्स वेरी थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है ना, नॉट एवरीथिंग इज सो सिंपल। ग्लूऑन जो है वो एक खास तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं, फोर्सेस के साथ डील करते हैं। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो इनका एक टेबल बनाते हैं ताकि बात स्टोरी हमें ज़्यादा बेहतर समझ आए, ये जितने भी हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। तो पार्टिकल फिजिसिस्ट ने ये आसानी के लिए ये कहा कि हम इस तरह करते हैं कि 2 बड़े मैटर को डिवाइड करते हैं 2 तरह के पार्टिकल्स से। एक तरह के पार्टिकल्स को मैटर पार्टिकल्स कहते हैं और दूसरी तरह के पार्टिकल्स को फोर्स पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो मैटर पार्टिकल्स हैं वो ये हैं क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। ठीक है, लेप्टॉन्स लाइट पार्टिकल्स हैं समहाउ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। क्वार्क्स के बारे में मैंने बता दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर अप क्वार्क्स होते हैं, डाउन क्वार्क्स होते हैं। कुछ और भी उन्होंने फाइंड किए लैब्स के अंदर, वो उनको भी खास तरह का नाम दिया गया। एक का नाम था चार्म क्वार्क और एक का नाम था स्ट्रेंज क्वार्क। ओके, तो ये कुछ क्वार्क्स मजीद फाइंड किए, अप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क, T for top and D for down, and there are 2 more quarks, और ये strange quark होगा, S for strange, और ये कौन सा होगा? charm quark। ठीक, they found it in labs and different experiments. Sometimes they make theories, ideas, फिर उसको चेक किया जाता है, और उसके लिए कहाँ पे चेक किया जाता है? एक बहुत बड़ी लैब है, उसका नाम है CERN। ठीक है, ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे। बहुत बड़ी लैब है, अंडरग्राउंड है, वहाँ पे
ये सब कुछ होता है और वहाँ पे सब एटॉमिक वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल काम है वो उसके लिए मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, उसमें मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट मिलके थ्योरीज बनाते हैं, आइडियाज़ बनाते हैं, ठीक है। और उनमें से एक बड़ा मशहूर है ICTP का नाम सुना है आपने कभी? अब्दुल सलाम का नाम सुना है आपने? इज़ द पाकिस्तानी नोबल पाकिस्तानी नोबल लॉरिएट अब्दुल सलाम। तो ये उन्होंने बनाया था क्योंकि उन्होंने भी ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में काम किया था, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस काम की वजह से। ओके, तो अभी तक हम मैटर पार्टिकल्स में सिर्फ क्वार्क्स तक पहुंचे हैं और इस लिस्ट में हमें अभी तक इलेक्ट्रॉन का पता चला है। ये जो बाकी पार्टिकल्स हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। और ये जो पूरा मॉडल है ना, इट्स ए मॉडल एक, ठीक है, जो डिफरेंट थ्योरीज, मैथमेटिकल थ्योरीज और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमने बनाया, मतलब पार्टिकल फिजिसिस्ट ने बनाया। इसको वो एक नाम उन्होंने नाम दिया और इसे कहते हैं द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल्स एंड फोर्सेस, ठीक। और इससे आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्रेविटी को भी करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हम थोड़ा आगे आएंगे। तो इस टेबल को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा इस लेक्चर में और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ से बने हैं और हर चीज़ जो आपके इर्द गिर्द है वो किस चीज़ से बनी है, व्हाट आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो अभी तक हमने फाइंड किए। तो दो तरह के पार्टिकल्स हैं जी, अभी तक हम जहाँ स्टोरी में पहुंचे हैं, क्वार्क्स हैं और लेप्टॉन्स हैं। अब इनको जब लैब्स के अंदर, सन के अंदर और जगहों पे जब आप फाइंड करते हैं तो पता चलता है कि ये घूमते हैं, मतलब एक खास तरीके से इनकी एक स्पिन होती है, ठीक है। कुछ की स्पिन को फिर आप मैथमेटिक्स से डिफाइन करते हैं, स्पिन 1/2 होती है और कुछ की स्पिन जो है वो इस तरह की होती है, ठीक है। तो एक तरह के पार्टिकल्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन फर्मियंस पार्टिकल्स कहा जाता है, जो बेसिकली मैटर पार्टिकल्स, ठीक, जो मैटर पार्टिकल्स हैं उन्हें फर्मियंस कहते हैं। फर्मियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक फर्मी साइंटिस्ट था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, पार्टिकल फिजिसिस्ट था, उसकी वजह से कहा जाता है। और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, जो फोर्स पार्टिकल्स हैं, उन्हें बोसोन्स कहा जाता है। बोसोन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ढाका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर एक साइंटिस्ट था, इंडिया के अंदर, जब पाकिस्तान और इंडिया यूनाइटेड था, तो बोज एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, तो उसने आइंस्टाइन के साथ मिलके कुछ काम किया था, ठीक है। उसने आइंस्टाइन को बल्कि एक लेटर भी लिखा था कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो उस पर हमने यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म स्क्रीनिंग भी की थी कोई 2 साल पहले, ठीक है। वो आइंस्टाइन को डियर मास्टर कह के एक लेटर लिखता है और फिर उसके बाद उनकी आपस में कोलैबोरेशन होती है और वो काम करते हैं। तो वो ढाका यूनिवर्सिटी में काफ़ी अर्सा पढ़ाते रहे हैं, तो उनके नाम से ना पार्टिकल्स हैं। आई थिंक डिराक ने ये उनको क्रेडिट देने के लिए उन पार्टिकल्स का नाम रख दिया बोसोन्स पार्टिकल्स। तो जो फोर्स कैरियर पार्टिकल या फोर्स पार्टिकल्स होंगे उन्हें बोसोन्स कहेंगे, जो मैटर्स वाले पार्टिकल्स होंगे उन्हें हम फर्मियंस कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक की स्टोरी के मुताबिक we are made of 2 types of particles, everything is made of 2 types of particles, fermions and bosons। और fermions और boson जो हैं ये मैटर पार्टिकल्स और फोर्स पार्टिकल्स, ठीक है। और इसी से ही हम पूरा ये जो स्टैंडर्ड मॉडल है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टिकल है, देखें ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये फंडामेंटल हैं, बेसिक हैं, इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एक क्वेश्चन है कि इनका मैस है, इन सब पार्टिकल्स का मैस है, इलेक्ट्रॉन का भी मैस है, सबका है, ये मैस कैसे आता है? दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है ना। चार्ज कैसे आता है वो तो चले हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी वजह से चार्ज आ जाता है। तो मैस कैसे आता है? आप सबका मैस है, ये मैस कैसे क्रिएट होता है, ठीक है ना। यू मस्ट नो द आंसर, ठीक है। आप ये कहेंगे ग्रेविटी की वजह से होता है, फिर ग्रेविटी क्या होती है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वो करते करते आप जब
बेसिक पार्टिकल्स पे जाएंगे तो वहाँ तो ग्रेविटी आपको फील ही नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन को तो ग्रेविटी फील नहीं होती, ना ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को होती है। तो फिर उनका मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो उसके लिए एक और तरह की फील्ड चाहिए होती है, जिसे कहते हैं हिग्स फील्ड। ठीक है, हिग्स वाज अ साइंटिस्ट जिसको इस काम की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला, हिग्स फील्ड की वजह से। वो कहता है एक फील्ड है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से डिफरेंट फील्ड है, उसकी वजह से हर पार्टिकल का मास होता है। ठीक है ना? तो आप ये समझ लें कि कोई स्टिकी चीज़ है, उसके अंदर आप कोई चीज़ डाल दें तो वो उसको फिर मूव करना मुश्किल हो जाता है। तो जब मूव करना मुश्किल हो जाता है तो वो जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से मास क्रिएट होता है। ठीक है ना? तो इनको हिग्स पार्टिकल्स कहते हैं। ये आज से कोई मतलब 14-15 ईयर्स पहले डिस्कवर हुआ हिग्स पार्टिकल। फिर उसके बाद हिग्स और एक और साइंटिस्ट को भी नोबेल प्राइज़ मिल गया इस पे, और ये रिसर्च उन्होंने कही थी सन के अंदर। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी जो स्टोरी है उसमें हम पहले दो तरह के पार्टिकल्स हमारे पास आ गए हैं। क्वार्क्स का हम समझ चुके हैं, अब थोड़ा सा लेप्टॉन्स को समझते हैं और फिर इनके बारे में बात करते हैं। तो लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स को हम समझ चुके हैं। अब ये एक पार्टिकल है, इसे म्यू पार्टिकल्स कहते हैं, टाउ पार्टिकल्स कहते हैं। इनके भी कुछ नाम हैं न्यूट्रिनो से रिलेटेड, वो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा तेज़ भी होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सन के अंदर मुख्तलिफ जगहों से पता चला कि इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज है। म्यूऑन जो पार्टिकल है ये भी फंडामेंटल पार्टिकल है, उसका चार्ज भी नेगेटिव है। और एक और टाउ पार्टिकल है, उसका चार्ज भी नेगेटिव है। और लेप्टॉन्स के अंदर जो बाकी ऊपर पड़े हैं उनके भी उन्होंने नाम रखे हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पार्टिकल है, उसका चार्ज 0 है। म्यूऑन न्यूट्रिनो, इसका भी चार्ज 0 है। टाउ न्यूट्रिनो, इसका भी चार्ज 0 है। तो न्यूट्रिनो जो है इट्स ए गोस्ट पार्टिकल। ठीक है, इस वक्त जिस वक्त हम इस वक्त बैठे हुए हैं ना, या मैं बात कर रहा हूँ, कितने ही न्यूट्रिनोस हैं जो मेरी बॉडी के अंदर से या आपके अंदर से होके गुजर के जा चुके हैं और अभी जा भी रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। इट्स ए वेरी गोस्ट लाइक पार्टिकल। ये डिटेक्ट नहीं होता, बहुत मुश्किल से होता है, बट इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, तो लेप्टॉन्स में फिर कुछ हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं और कुछ हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। ठीक है, इन्होंने ख़ास तरीके से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन से उनको डिस्कवर किया। ठीक है, तो इसमें कुछ जो हैं वो बड़े स्टेबल हैं। स्टेबल का मतलब यह है कि वो डिके जल्दी नहीं करते। ओनली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डिके करना शुरू हो जाए तो फिर हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर ऑल्सो मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल्सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जब हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं या थोड़ी देर पहले आप कुछ कर रहे थे इस तरह, तो ये सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का कमाल होता है। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है आपको। और हाँ, आगे मैं चलता हूँ। तो म्यूऑन की जो लाइफ टाइम है और टाउ का जो लाइफ टाइम है ये बड़ी शॉर्ट है। ये थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर ये डिके हो जाते हैं। ठीक है ना, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं या वैनिश हो जाते हैं या व्हाटएवर। ठीक है, होते फंडामेंटल हैं, लेकिन ये दे कम एंड देन दे डिसअपीयर। ठीक है, और न्यूट्रिनोज जो हैं दे आर सो मच न्यूट्रिनोज स्पेस से आ रहे हैं, इनके ये बस हर तरह की जगह से गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो ये भी फंडामेंटल है। और इन दे आर लाइक मासलेस पार्टिकल्स, उनका कोई मास ऑलमोस्ट मतलब कोई मास नहीं होता, एंड आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स। और इनको साइंटिस्ट अगर आप डिटेक्ट करना चाहें तो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे आप इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो म्यूऑन कैन बी डिटेक्टेड फ्रॉम कॉस्मिक रेज हिटिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ओके, सो क्वार्क्स की बात मैंने कर ली। क्वार्क्स के ऊपर जो जो चार्जेस होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। ये यहाँ पे डिफरेंट वे से आप इनको मज़ीद कर सकते हैं। और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर होते हैं, और क्वार्क्स से मिलके हैड्रॉन्स बनते हैं।
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आर द हेड्रॉन्स। उसमें भी फिर दो तरह के हेड्रॉन्स हो सकते हैं। अगर दो क्वार्क्स हों तो एक जो हेड्रॉन बनेगा मेसॉन्स उसे कहेंगे, और 3 हों तो बैरियॉन्स कहेंगे। ठीक है, तो जी अभी तक ये स्टोरी हमारी चल रही है, हम एक टेबल को कंप्लीट कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हम समझ चुके हैं कि ये लेप्टॉन्स हैं और इसमें कुछ न्यूट्रल हैं और कुछ न्यूट्रल नहीं हैं, और ये क्वार्क्स हैं। ये टेबल हमारा थोड़ा बहुत हमें समझ आ गया। अब हम इस तरफ आते हैं, फोर्स पार्टिकल्स ये कौन से हैं। तो कितनी फोर्सेस हैं हमारी अभी तक, बेसिक फोर्सेस आपको पता है? हाँ, हमारे इर्द गिर्द कितनी फोर्सेस हैं? 4 नाम बता सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कोई और? न्यूक्लियर फोर्स को कोई और नाम भी दे सकते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वेरी गुड। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वेल डन। सो दीज आर द 4 फोर्सेस, बेसिक फोर्सेस जो हर एक को बाइंड टुगेदर करता है, या बाज़ दफ़ा एक दूसरे से जुदा भी करता है। ठीक है, फोर्सेस हमेशा एक दूसरे को करीब नहीं करती, जुदा भी करती हैं। देखें, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके अंदर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स तो दोनों एक दूसरे के करीब बैठे हुए हैं। हाउ कम कि 2 इक्वल चार्जेस एक दूसरे के करीब हो जाए? तो एक्चुअली जब बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है ना, तो फिर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ओवरकम कर जाती है। ठीक है, उसके लिए स्मॉल डिस्टेंस की ज़रूरत होती है। एटम बम बनाने के लिए आपको ये स्मॉल स्ट्रॉन्ग फोर्स की ज़रूरत होती है। एटम को तोड़ेंगे तो फिर जो एनर्जी रिलीज होगी उससे एटम बम बन जाएगा। ठीक है ना, तो जुलाई में 1945 में पहला टेस्ट हुआ था, इसी महीने में, एटम बम का, और आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। ईरान की जंग भी उसी वजह से चल रही है, पाकिस्तान इंडिया की जंगें भी इसी वजह से होती रहती हैं। तो ये पार्टिकल फिज़िक्स जो है अच्छा भी है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत कुछ समझ जाते हैं फिर, और नेचर को समझ के फिर हम उससे जो उसकी एनर्जीज़ हैं, उसकी फोर्सेस हैं, उससे एक दूसरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं, फ़ायदा भी लेते हैं। ओके जी, अब हम इन फोर्स पार्टिकल्स को समझते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो अभी हमने बताई हैं। कौन कौन सी है? ग्रेविटी है। ग्रेविटी को तो हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है ना, जब बेड से गिर जाएं तो ग्रेविटी फील होती है ना। ठीक है, और जो दूसरी फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो भी फील करते हैं हम। ठीक है, अगर आप बालों को रब करें किसी कंघी से और फिर किसी चीज़ के करीब करें तो पता चलता है कि कोई फोर्स है जो आपको नज़र आती है। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक एक्सपेरिमेंट्स आपने किए होंगे लैब के अंदर, छोटे छोटे। ये फोर्सेस, इट्स ऑल अबाउट फोर्सेस। ठीक है, तो ग्रेविटी फर्स्ट फोर्स थी जो ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करते हैं, और ये बड़े लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पे ये ग्रेविटी काम करती है। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी होती क्या है? न्यूटन को नहीं पता था कैसे ये पैदा होती है। आइंस्टाइन ने अपनी एक थ्योरी दी कि ये कर्वेचर होता है स्पेस टाइम का, उसके अंदर मैसिव ऑब्जेक्ट जब होता है तो वो स्पेस टाइम कर्व्ड हो जाता है और उसके अंदर से चीज़ें मूव करती। ठीक है, तो ये ग्रेविटी का एक आइडिया है जो न्यूटन ने पहले दिया और फिर आइंस्टाइन ने उसको रिवाइज किया। जब हमें कोई सैटेलाइट भेजनी पड़ती है स्पेस में तो हमें ग्रेविटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और ये ही यूनिवर्स को घुमा रही है। कहते हैं जो लोग एस्ट्रोनॉमर्स हैं या एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, उनके मुताबिक हमारी जो गैलेक्सी है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके सेंटर में क्या है? डीप ब्लैक होल है। ठीक है, तो वो ब्लैक होल जो है वो पूरी गैलेक्सी को घुमा रहा है, उसके अंदर इतनी पावर है। ठीक है, और वो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैसिव हो जाता है, उसका मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे ग्रेविटी
रूल करना शुरू कर देती है। लेकिन जब चीज़ें बहुत स्मॉल लेवल पे आती हैं तो ग्रेविटी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ग्रेविटी का असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए एटम के अंदर ग्रेविटी इज़ नो मोर। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है, ग्रेविटी की वजह से नहीं घूम रहा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, चार्जेस वाली फोर्सेस से घूम रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल फिजिक्स में आप वो वाली फोर्सेस ज़्यादा डिस्कस करते हैं जो एटम के अंदर हैं, पार्टिकल्स के अंदर। तो ग्रेविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए सोने से पहले कि ये फोर्स क्या है, कहाँ से आई है, कैसे पैदा हुई है। अच्छा, फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये भी हम हर दिन फील करते हैं मुख्तलिफ वे से। दिस अकर्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज किन किन के ऊपर होता है हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो क्वार्क्स के ऊपर भी होता है और लेप्टॉन्स के ऊपर भी होता है। ठीक है, लेप्टॉन्स मैंने बता दिया आपको। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द फिनोमिना काउंटेड इन डेली लाइफ। जितनी भी चीज़ें हम डेली लाइफ में काउंटर करते हैं उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको नज़र आती है। ये मैं बात कर रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कमाल है। और ये बात ऑनलाइन जा रही है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमें ये सब कुछ, हमने उसको समझ के ये सब कुछ बनाया है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये हमारी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। सो थैंक्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। इससे केमिस्ट्री को आप समझ सकते हैं, एटम्स, पानी को समझ सकते हैं, शेप को समझ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। बायोलॉजी को समझ सकते हैं, फ्रिक्शन को समझ सकते हैं जो आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे, हाथों को हिला के आपको हीट फील हो रही थी। दिस इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ जब चार्ज अप होते हैं तो आप हीट फील करते हैं, तो इसकी असल वजह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सो लॉन्ग रेंज फोर्स एंड वेल डिस्क्राइब बाय इक्वेशंस मैथमेटिक्स। ठीक है ना, इसलिए मैथ्स ज़रूरी है क्योंकि मैथ्स इज ए काइंड ऑफ लैंग्वेज जिससे हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जो पुराने लोग थे वो भी अपनी थ्योरी, अपनी स्टोरीज बनाते थे, हम भी बनाते हैं दुनिया के बारे में कि दुनिया किस चीज़ से बनी है। डिफरेंट लोग डिफरेंट वे से उसको एक्सप्लेन करते हैं। ग्रीक्स कहते थे कि दुनिया 4 चीज़ों से बनी है, हवा, पानी, आग और मट्टी। हाँ, ठीक है ना। तो ये उनकी थ्योरी थी। ठीक है, तो आज जो हम थ्योरी हमने बनाई है, जो इस वक्त पार्टिकल्स, मॉडर्न जो ह्यूमंस हैं, उनके मुताबिक ये असल में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिस वो स्टैंडर्ड मॉडल है, इससे वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इस सब के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मैथमेटिक्स की। ठीक है ना, इसलिए मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है। ओके जी, फंडामेंटल फोर्सेस में कौन सी फोर्सेस हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने देख ली, जो ऑपोजिट पार्टिकल्स के बीच में होती है और सेम पार्टिकल्स के बीच में भी हो सकती है। ठीक है ना। लेकिन अब न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन्स को भी तो किसी ने बाइंड किया हुआ है क्वार्क्स से। क्वार्क्स के अंदर कौन सी फोर्स है उसको समझना है। प्रोटॉन्स के करीब कैसे बैठ सकते हैं? हाउ कम पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि प्रोटॉन के करीब तो जब आएगा तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस हैं। तो वहाँ पे जो फोर्स उनको बाइंड की हुई है उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। और उस फोर्स को अगर आप तोड़ देना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, क्योंकि इसी वजह से हम उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स। ठीक है, सो दैट अकर्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट कैरी कलर्स ओनली क्वार्क्स। जिनके अंदर क्वार्क्स होगी उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। इट्स ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है ना, ये जैसे ही पार्टिकल्स दूर होते हैं ये फोर्स भी खत्म हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। प्रोटॉन्स करीब बैठे हैं इसलिए। तो और सो ये क्वार्क्स को भी इकट्ठा रखती है इनसाइड हैड्रॉन्स, और न्यूक्लियस को भी स्टेबल रखती है। अगर ये न्यूक्लियस स्टेबल ना हो तो फिर तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। मैटर विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स E = mc²। ठीक है, तो यही होता है कि आप मैटर को तोड़ते हैं और उससे एनर्जी क्रिएट होती है, जिसे हम एटम बम कहते हैं। कि चेन रिएक्शन से
स्ट्रॉन्ग फोर्स को तोड़ा जाता है, ठीक है, तो उससे जो एनर्जी निकलती है उससे फिर बाकी सारी वो इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि वो फिर हर चीज़ में पेनिट्रेट करके बाकी चीज़ों को भी जो स्टेबल होती हैं उनको भी ख़त्म कर देती है, क्योंकि वो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हर चीज़ के जो एटम्स हैं उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो पार्टिकल फिजिक्स का एक बड़ा नुकसान ये है कि फिर इससे आप एटम बम बना लेते हैं, लेकिन यह है कि उस एनर्जी को हम अच्छे तरीके से भी तो यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे अच्छे तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। जो बिजली के मसाइल हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, वो बहुत सारे लोग कर लेते हैं। अच्छा, अब एक और फोर्स है, दैट इज़ द मोस्ट ट्रिकी और वेरी मिस्टीरियस, जिस पे अब्दुल सलाम ने भी काम किया। वीक फोर्स अकर्स बिटवीन क्वार्क्स एंड बिटवीन लेप्टॉन्स इंक्लूडिंग न्यूट्रिनोज, ठीक है। इट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स और इसकी वजह से रेडियो एक्टिव डिके होता है, ठीक है। ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हम मिलते हैं, और मैरी क्यूरी ने भी इस पे काम किया था। और हाइड्रोजन फ्यूजन इनसाइड स्टार्स के अंदर जो ज़्यादा फोर्स काम करती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स ना हो तो सन के अंदर जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो ना हो और हमारे पास सन से जो एनर्जी है, लाइट है, वो ना पहुंच सके, ठीक है ना। तो लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑल्सो, ठीक है। सो इसको जस्ट हैव एन आइडिया, और फिर मैं जब आपको वीडियो दिखाऊंगा तो आपको ये और बेहतर क्लियर होगा कि हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस पिक्चर, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस हैं इनको कैरी करने के लिए भी कुछ पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जो जब ये फोर्स एक्ट कर रही होती है तो कुछ पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं, तो वो जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है उस दौरान या जो फोर्स कैरियर पार्टिकल होता है उसे फोटॉन कहते हैं। ये जो फोटॉन हमें नज़र आ रहा है, ठीक है ना, सो फोटॉन इज़ हिटिंग एवरीवेयर, आपको भी हिट कर रहा है, मुझे भी हिट कर रहा है, ये लाइट से क्रिएट, और ये लाइट को हमने समझा है तभी ये क्रिएट किया ना। एटम की दुनिया को अगर हम ना समझ पाते तो ये लाइट हम ना क्रिएट कर सके। तो ये जितने भी कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इट्स अगेन पार्टिकल फिजिक्स इन एक्शन, ठीक है। ये लाइट की वजह से हो रहा है सारा, और ये फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो इसका फोटॉन्स का मास 0 होता है। अच्छा, मैं भी अगले लेक्चर में मैं आपको ये जो लाइट और फोटॉन है ना, इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा। चार्ज है और इसका स्पिन जो है वो 1 होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स के अंदर ग्लूऑन्स हैं, मास 0 है उसका भी चार्ज 0 है, स्पिन 1 है। वीक फोर्स के अंदर जो कैरियर पार्टिकल्स हैं उनको साइंटिस्ट ने नाम दिए हुए हैं W- W+Z पार्टिकल्स हैं, उसका मास भी उन्होंने कैलकुलेट किया है और उसके चार्जेस भी कैलकुलेट किए हैं, और ये स्पिन भी, ठीक है। सो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये एक थ्योरी इन सब को इकट्ठा करें, पार्टिकल्स को, फोर्स पार्टिकल्स को, मैटर्स को, तो जो एक मॉडल आपका बनेगा टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड। मॉडल क्या होता है? एक आइडिया होता है, एक मॉडल है जिससे आप दुनिया को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड मॉडल थ्योरी, ठीक है। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड है जो पार्टिकल फिजिक्स के लोग आपस में जब डिस्कस करते हैं तो वो इसको ही फॉलो करते हैं। नहीं तो आप रैंडम बातें तो बहुत सारी कर सकते हैं ना, ग्रीक्स की तरह भी कर सकते हैं, फिलोसफर्स की तरह भी कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड करने के लिए, ताकि हमारा इत्तेफाक कुछ चीज़ों पे हो जाए, तो फिर हम स्टैंडर्ड वे में आगे चलें। सो हमने इसमें किसी चीज़ को फॉरगेट कर दिया है। यस, ग्रेविटी को फॉरगेट किया हुआ है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दोबारा से। वो मैथ्स को भी समहाउ किया हुआ है। तो क्वार्क्स हैं, यही वही वाले टॉप डाउन बॉटम अप चार्म एंड स्ट्रेंज। लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। फोर्स पार्टिकल्स में फोटॉन है, ग्लूऑन है, बोसॉन जिसे जी बोसॉन कहते हैं और डब्ल्यू बोसॉन कहते हैं, ठीक है। और बीच में एक और पार्टिकल है जिसे कहते हैं हिग्स पार्टिकल। तो 2012 में सर्न के अंदर जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है, वहाँ पे उन्होंने फाइंड किया द एक्सपेरिमेंट्स एट द LHC फाइनली फाउंड आवर मिसिंग पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल। ये पार्टिकल्स पहले हो चुके थे, ये मिसिंग था जिससे मैस आता है, तो ये 2012 में फाइंड किया और इसे हिग्स बोसॉन का नाम दिया, ठीक है। एंड दिस गिव्स मैस टू ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। किन्होंने किया? इन दो साइंटिस्ट ने किया। सो इज हिग्स एंड
एंगलर्ड, इनकी डेथ कुछ दिन पहले हो गई, पिछले महीने में इनकी पहले हो गई थी। तो इनको फिर इस हिग्स पार्टिकल की डिस्कवरी पे नोबेल प्राइज़ भी मिला, अब्दुल सलाम को भी मिला था बहुत पहले। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये स्टोरी हमारी इधर तक पहुंच गई। अच्छा, अब जब ये रिसर्च हो रही थी, साइंटिस्ट थे जैसे पॉल डेराक, एक बहुत अच्छा मैथमेटिकल फिजिसिस्ट था, तो उसने कहा कि ये सिर्फ पार्टिकल्स नहीं है हमारे इस यूनिवर्स में, एंटी पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, अब एंटी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होगा वो उसका चार्ज नेगेटिव होगा, मतलब उसका स्पिन या चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही होगा। तो क्वार्क्स और लेप्टॉन्स जो हमने स्टैंडर्ड मॉडल में किए हैं, इनके एंटी पार्टिकल्स भी उन्होंने फाइंड कर लिए लैब के अंदर। ठीक है, तो जो एंटी पार्टिकल्स हैं उनसे एंटी मैटर बनता है। ठीक है, और आप सबका भी अगर इस तरह सारे एंटी पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाएं तो आपका एंटी क्या नाम है आपका, एंटी इकरा भी बन सकता है। ठीक है, मेरा नाम नकीब है तो एंटी नकीब भी बन सकता है, क्योंकि वो एंटी पार्टिकल्स इकट्ठे कर लें तो मेरी एक कॉपी बनाई जा सकती है। तो ये वो पार्टिकल्स हैं, पार्टनर पार्टिकल्स हैं, उसका मास सेम होता है लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज ऑपोजिट होती हैं, जैसे चार्जेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो फिर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल जो होगा, एंटी पार्टिकल या एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन उसे कहेंगे, और प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन उसे कहेंगे। ठीक है, तो ये हेड्रॉन है तो फिर ये एंटी हेड्रॉन होगा, तो मैटर होगा तो फिर उसका एंटी मैटर भी होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई अपना एंटी मैटर मिल गया, ठीक है, आपकी अपनी कोई कॉपी मिल गई यूनिवर्स में, तो आपने हाथ नहीं मिलाना उससे। क्यों? क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या होंगे? फट जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये एंटी है ना एक दूसरे के। ठीक है, तो जैसे ही पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो वो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से हाथ नहीं मिलाना, वरना फिर यह है कि बोथ विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जब यूनिवर्स बिग बैंग से हमने ये स्टोरी स्टार्ट की थी, तो यूनिवर्स जब बना था उस वक्त मैटर और एंटी मैटर समहाउ एक बैलेंस में थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैटर डोमिनेट कर गया और एंटी मैटर कम होना शुरू हो गया। लेकिन ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लैब्स के अंदर इन्होंने फाइंड किए हैं। दीज आर नॉट जस्ट थ्योरीज, दे एग्जिस्ट, और इनको यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, एंटी मैटर को यूज़ भी किया जाता है मुख्तलिफ वेज में। तो बल्कि इसका ख़तरनाक यूज़ भी है, अगर आप ऐसी गन बना लें जो एंटी मैटर की गन हो, तो आप किसी भी मैटर पे अटैक करेंगे ना तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो आपने कार्टून्स ड्रामे देखे होंगे ना कि आप चीज़ पे अटैक करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो एंटी गन भी हो सकती है। बॉम्ब एंटी मैटर नहीं है। बॉम्ब जो हमने बनाया है वो तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को तोड़ने के न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसेस है उससे जो एनर्जी निकली थी वो भी होगी, तो ये भी बॉम्ब ही बन जाएगा अगर ये आपके पास होगा। लेकिन लकीली नहीं है, ज़्यादा एंटी मैटर कम है, लेकिन लैब्स में बनाया जा सकता है और इसको यूज़ भी किया जा सकता है ख़ास तरीके से। ठीक है, मे भी कहते हैं कुछ कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए समटाइम्स स्मॉल एंटी इलेक्ट्रॉन से उसको हिट किया जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग यूजेस ऑफ दिस रिसर्च। तो यही है कि ये एक दूसरे के करीब आते हैं और एनाइलेट कर जाते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो क्या होता है, मतलब रोशनी निकलती है ना, एनर्जी निकलती है, वो भी तो कुछ चीज़ ही होती है। वो क्या होती है, वो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ग्लूऑन्स, फोटॉन्स भी हो सकते हैं, तो वो उससे निकलते हैं और उससे फिर आगे एक प्रोसेस शुरू होता है। तो एनाइलेशन ऑफ ए पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल इनटू ए फोर्स मीडिएटर, ए फोटॉन, ग्लूऑन और डब्ल्यू, और पेयर प्रोडक्शंस होती है और इससे एक प्रोसेस आगे चलता है। तो अब मैं इसको एंड करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये अब आपको बात काफ़ी तक समझ आ गई। मुख्तलिफ लोग इनको इन मॉडल्स को डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करते हैं। फाइनमैन एक बहुत मशहूर
साइंटिस्ट था, उसको भी नोबेल प्राइज़ मिला था, उसको तबला बजाना बहुत पसंद था, आप लोग म्यूज़िक भी यहाँ एंजॉय करते हैं। तो उसने इस सारे प्रोसेस को डायग्राम से एक्सप्लेन किया था, जिन्हें फाइनमैन डायग्राम्स कहा जाता है, ठीक है ना। ये बड़े इंटरेस्टिंग वे से उसने सारी इंटरेक्शन जो पार्टिकल इंटरेक्शंस हैं उनको डिफरेंट डायग्राम से एक्सप्लेन किया कि जब इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, क्या नया पार्टिकल्स आता है। तो ये एक प्रोसेस है जो उसने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और सारी फोर्सेस को भी इन डायग्राम से एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की फाइनमैन डायग्राम्स ये होंगी, वीक फोर्स की ये होंगी। प्रोफेसर हूद भाई के कुछ लेक्चर्स थे, कुछ एक महीना पहले 2 लेक्चर्स थे फाइनमैन के ऊपर यहाँ पे हुए हैं, तो घर जाके वो ज़रूर देखें, वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सारी बात समझ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग फोर्स के जो फाइनमैन डायग्राम्स हैं वो इस तरह की बनेगी। और स्ट्रॉन्ग फोर्स की एक मज़ीद बात ये है कि इसमें स्प्रिंग की तरह है। जब आप इसको कभी आप स्प्रिंग को जब इस तरह खोलें ना, तो आप जैसे ही उसको एंड तक ले जाएंगे तो आपको फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होगी, ठीक है ना। जैसे ही उनको करीब लेके आएंगे फोर्स कम होगी। कभी स्प्रिंग को खोल के देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग फोर्स इस तरह एक्ट करती है, ठीक है। और उनके अंदर ग्लूऑन्स होते हैं और हेड्रॉन्स हैं। हेड्रॉन्स के हवाले से एक अपनी रिसर्च है, ये जो सन के अंदर की जाती है, इसका एक अपना प्रोसेस है। मुख्तलिफ जेट्स हैं जो फायर होते हैं एक ख़ास प्रोसेस से। और सो आर वी ऑल डन इन पार्टिकल फिजिक्स नाउ। तो आज आपको पार्टिकल फिजिक्स का क्रैश कोर्स मिल गया कि पार्टिकल फिजिक्स क्या है, इसमें क्या कुछ होता है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे कार्टून्स हैं जिनसे, जो बल्कि मार्केट में मिलते भी हैं, जिनसे आप इस सारे मॉडल को ना समझ सकते हैं, ठीक है। इन टॉयज से उनसे एक पूरा एक टेबल बना सकते हैं और उनके एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके फिर उनकी डायग्राम्स बना लें, जैसे कि फाइनमैन डायग्राम्स हैं। कुछ भी देखना पड़ेगा। ये वैसे ऊपर लिखा है पार्टिकल जू है, आई डोंट नो, दे आर डिफरेंट वेज। आपको पार्टिकल फिजिक्स के हवाले से लिखना पड़ेगा, टॉयज़ फॉर पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है ना। तो मे भी आपको मिल जाए और उससे आप खेलें और उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, अब क्या स्टोरी एंड हो गई है? स्टोरी एंड तो नहीं होती ये तो एक मॉडल था, इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। इससे बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, ठीक है। एक्स्ट्रा डिमेंशंस हैं, डार्क मैटर है। ये जितना भी मैटर हमें नज़र आ रहा है ये तो बहुत कम है जो इन फोर्सेस और पार्टिकल से बना है। तो ग्रेविटी का जो पार्टिकल है वो ढूंढने की कोशिश की जा रही है, अभी तक नहीं मिला, उसे ग्रेविटॉन का नाम दिया हुआ है। अब ये सारी थ्योरीज हैं, मैथमेटिकल थ्योरीज एडवांस लेवल पे। तो मैथ्स और फिजिक्स इस जगह पे जाके एक ही हो जाते हैं। सिमेट्रीज होती हैं, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी है, एक्स्ट्रा डिमेंशन है, सुपर सिमेट्री है। तो लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन और मेरे ख्याल में एंड होने वाला है। अब मैं इससे रिलेटेड आपको ब्रेक में बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं ये हैं कि ये जितनी भी फोर्सेस थी ना, ये अभी हमें सेपरेट नज़र आती हैं, लेकिन एक स्टेज था जब बिग बैंग के करीब करीब जाते हैं तो ये फोर्सेस एक ही होती चली गई। क्योंकि देखें ना, शुरू में जब फैराडे का टाइम था तो उस वक्त ये समझा जाता कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक मैग्नेटिक फोर्स है, ये 2 डिफरेंट फोर्सेस हैं। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये एक ही फोर्सेस है, एक से आप दूसरे को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स से मैग्नेटिक फोर्स बन सकती है और मैग्नेटिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स बन सकती है। तो इस तरह की यूनिफिकेशन करते रहे लोग, फैराडे ने की, मैक्सवेल ने की, फिर आइंस्टाइन ने भी की इस पे काम। तो इससे हम एक थ्योरी बनाते हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जैसे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करें, और उसमें ग्रेविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उस पर लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमें अभी तक मैटर के बारे में पता है, लेकिन डार्क मैटर भी है और डार्क एनर्जी भी है जो इस यूनिवर्स के अंदर लार्ज स्केल स्ट्रक्चर पे मौजूद है। सो दीज आर स्टिल मिस्टीरियस थिंग्स, जो आप में से अगर कोई इस पे करना चाहें, इसको एक्सप्लोर तो ज़रूर करें, पढ़ें और फ्यूचर में इस पे काम करके नोबेल प्राइज़ जीत लें, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है और डार्क मैटर को उन्होंने स्टडी किया। जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉमी के लोग हैं, वो इनको स्टडी करते हैं मुख्तलिफ वे से। और फिर ये जो लैब है, इतनी बड़ी सर्न की लैब, इधर ये एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं और यूनिवर्स की हिस्ट्री को पूरा डिफाइन किया जाता है इस तरीके से।
नए पार्टिकल्स भी फाइंड होते हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आती है, वो जो आइंस्टाइन हमें बाहर नज़र आता है अक्सर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कोलाइडर है जिसके अंदर इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ घुमा के कोलाइड किया जाता है और उससे नए पार्टिकल्स डिटेक्ट होते हैं। तो ये है, थैंक यू फॉर